दोस्तों, चुनाव का डेट अनाउंस हो चुका है और मैं सोच ही रहा था रघुराम राजन जी कहाँ हैं, अब तक आए नहीं, भारत की अर्थव्यवस्था पर कुछ कमेंट किए नहीं। जितने देर में मैं ये सोचता उतने देर में न्यूज सामने आ गया, उन्होंने अपनी टिप्पणी कर दी है। और इस बार तो ऐसी टिप्पणी की है कि समझ ही नहीं आ रहा ये कहना क्या चाहते हैं। ये कह रहे हैं कि भारत का जो 8% का ग्रोथ है इस पर किसी को खुश नहीं होना चाहिए। अगर आप खुश हो रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं। इसके आगे बढ़ते हुए इनसे पूछा गया, क्या पीएम नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है 2047 तक डेवलप्ड भारत बनाने का, इस सपने पर क्या कहेंगे? बोले ये हो ही नहीं सकता, ये तो बकवास है, नॉनसेंस। नॉनसेंस का हिंदी ट्रांसलेशन इज बकवास। तो यही उन्होंने कहा है। सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग, जो कि वंस इन अ, मतलब आप समझ लीजिए वंस इन अ जनरेशन अपॉर्चुनिटी है, ऐसे ही नहीं, अब सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट कर रही है, उसको भारत कैपिटलाइज करने का प्रयास कर रहा है, तो उसको भी वो बकवास बुला रहे हैं। क्या है पूरी कहानी, आइए देखते हैं। सबसे पहले आगे बढ़ के देखते हैं दोस्तों, ये न्यूज कहां से आ रहा है। ब्लूमबर्ग में ये इंटरव्यू आया है जिसमें वो कहते हैं कि इंडिया मेकिंग मिस्टेक बिलीविंग हाइप अबाउट ग्रोथ। क्या कह रहे हैं, आइए डिटेल में देखते हैं। तो दोस्तों, यहां पर मुझे याद आ जाता है निर्मला सीतारमन जी, जो हमेशा कहती हैं कि ये जब कह रहे हैं, ये इकोनॉमिस्ट का हैट पहन के कह रहे हैं या पॉलिटिशियन का, क्योंकि आजकल ये जो बयान दे रहे हैं ये इकोनॉमिस्ट कम पॉलिटिशियन ज्यादा लग रहा है। तो आज के भी इस वीडियो में मैं अपने दर्शकों को यही कहूंगा कि ये जो बयान है इसको ऐसे ही समझिएगा कि ये कोई पॉलिटिशियन चुनाव के पहले कह रहा है, इकोनॉमिस्ट के कम इसमें बयान लग रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, आप लोगों से निवेदन है, वीडियो को लाइक कर दें, अलग अलग ग्रुप्स में अवश्य शेयर कर दें और भारत संवाद को कृपया करके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। तो ब्लूमबर्ग को इन्होंने इंटरव्यू दिया जिसमें बड़े बड़े रेटोरिकल स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। इन्होंने कहा इंडिया एक बड़ी मिस्टेक कर रहा है, अपने हाइप में यकीन कर रहा है। ये जो हाइप बना है कि इंडिया का स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ है, अगर भारतीय इस पर यकीन करते हैं तो ये सबसे बड़ी गलती होगी, इस हाइप में यकीन करना। उन्होंने कहा कि अभी बहुत साल है, बहुत साल की मेहनत हमें करनी है, तब जाके ये हाइप असली होगा। चचा, ये बात तो सब जानते हैं, इसमें कौन सी आपने नई बात कर दी। हम तो कह रहे हैं कि सस्टेन करना है। हम तो हमेशा सारे भारतीय जो इस बात पर चर्चा करते हैं, वाद विवाद करते हैं, वो यही कहते हैं कि भैया 8%, 8.5%, 9% का ग्रोथ आने वाले 20 से 25 साल चलाना है, तब का सपना हम देख रहे हैं। तो आप इसमें कौन सी नई बात कर रहे हैं? लेकिन नहीं, आगे बढ़ के वो पॉलिटिशियंस को टारगेट कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं आप भी जानते हैं। ये जो हाइप है ना, इसमें यकीन करना पॉलिटिशियंस चाहते हैं आप करें, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप ये सोचें दैट वी हैव अराइव्ड। लेकिन नहीं, आप नहीं अराइव किए हैं, है ना। ये सीरियस मिस्टेक होगा यदि इंडिया इस प्रकार के यकीन में सकम्ब कर जाए, मान जाए। दोस्तों, यहां पे क्या कहना चाह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि भारत अपने आप पर भरोसा ना करे, भारत के लोग डर डर के रहे। इंडिया जो एक डिमोरलाइज्ड नेशन था, अब जब वो भारत में कन्वर्ट हो रहा है और भारत बन के अपने हेरिटेज को रिक्लेम कर रहा है, अपनी इकोनॉमी को रिक्लेम कर रहा है, अपने राइटफुल पोजीशन इन दिस वर्ल्ड उसको वो उसको वापस चैलेंज कर रहा है, तो ये बात उनको नहीं पच रही। वो चाहते हैं इंडिया जो डिमोरलाइज नेशन था वो वैसा ही रहे, जिसको अपने पास्ट से सोच के दुख होता हो, जो अपने हेरिटेज पर प्राइड ना फील करता हो, क्या भारत वैसा वापस बन जाए? क्या ये वो कहना चाह रहे हैं? क्यों ना हो, अगर हम अभी भी 8% पे ग्रोथ कर रहे हैं, दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को भारत में लेकर के आ रहे हैं, भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, तो क्यों ना इस पर हमें प्राइड हो। मानते हैं हम, ये अभी लंबा प्रोसेस है, 25-30 साल का। लेकिन आप ऐसे क्यों कह रहे हैं कि यदि हम इस पे यकीन करें तो पॉलिटिशियंस चाहते हैं आप ये करें? नहीं, वी शुड बी कॉन्फिडेंट। आप ऐसे अंडर कॉन्फिडेंट अगर रह के देश चलाएंगे और देश के लोगों को करेंगे तो वो देश कभी आगे नहीं बढ़ता। एक बात सबको मालूम है। लेकिन यही तो डीप स्टेट का प्रोजेक्ट है कि इस प्रकार के देशों को दबा के रखा जाए, साइकोलॉजिकल तरीके से इन लोगों को गुलाम बना के रखने का यही तरीका है। इनको डिमोरलाइज्ड रखिए। अंग्रेजों का भी यही पॉलिसी था, उसके बाद जो ये नियो अंग्रेज थे वो भी यही चला रहे हैं, उसी की बात कुछ रघुराम राजन जी कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। 2047 डेवलप्ड कंट्री भारत बन जाए, तो इस पे उन्होंने कहा कि इंडिया डेवलप्ड इकोनॉमी नहीं बनने वाला 2047 तक। और आगे बढ़ के कहा
इस पर अगर इस गोल पर हम चर्चा भी करते हैं तो ये नॉनसेंस है जी, बकवास है। उन्होंने फिर आगे बढ़ के एक मार्मिक सेंटेंस जोड़ा, इतने सारे बच्चे यदि हाई स्कूल नहीं जा पा रहे, ड्रॉप आउट इतना हाई है, तो क्या फायदा जी ऐसे डेवलप्ड कंट्री बनने का। यही वो है जो पहले भी कहे थे, इंडिया सुपर पावर क्यों बनना चाहिए, बन के क्या करेगा। तो आप समझ लीजिए किस प्रकार के एजेंडा से ड्रिवन है। और अब यहाँ पे ये कह रहे हैं डेवलप्ड इकोनॉमी बनना छोड़ दीजिए, यहाँ पे तो बच्चे ही स्कूल नहीं जा रहे, तो हाई स्कूल की बात कर रहे हैं। तो चलिए जरा इनको डेटा देते हैं। देखिए, क्या भारत में हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट रेशियो, क्योंकि ये ड्रॉप आउट की बात कर रहे हैं तो हम एनरोलमेंट रेशियो की बात करेंगे। यहां पे आप देख लीजिए जो एनरोलमेंट रेशियो है ये कंटिन्यूअसली बढ़ा है। 2018-19 में 26.3% था, अब बढ़ के 28% हो चुका है। यहां पे आप देखिए ये जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो में पहले महिलाओं में बहुत कम हो रहा था, लेकिन अब आप मेल और फीमेल में अगर आप देखें तो फीमेल बाजी मार चुकी हैं। मेल से ज्यादा एनरोलमेंट रेशियो फीमेल में देखने मिल रहा है। अब जहां तक बात है स्टेम की, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, ये वो कोर्सेज हैं जो कि दुनिया भर में मेल के द्वारा ड्रिवन है। लेकिन भारत में ये भी बदल गया है। आज भारत में स्टेम में जो फीमेल एनरोलमेंट है वो 43% है, जो कि दुनिया में सबसे अधिक है। दोस्तों, मैं मानता हूं ग्लोबल लेवल पे आप ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो देखेंगे वो 38% है, इंडिया करीबन 28% पर है। लेकिन हमारा टारगेट है, हम जानते हैं इस तरफ जाना है, ऑलरेडी हम एनरोलमेंट रेशियो बढ़ा भी रहे हैं और 50% 2030 तक करना है। इसमें थोड़ा डिले हो रहा है, लेकिन उस तरफ हम बढ़ रहे हैं, उस तरफ प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वो सब छुपा के ये सब जो बात कर रहे हैं कि तो नॉनसेंस है। क्यों? भारत डेवलप्ड भी हो और ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो साथ में बढ़े, क्या दोनों साथ में नहीं हो सकता? ये 1 और 0 क्यों है यहां पे? वैसे ही 1 और 0 आपको फिर इनके बयान में दिखेगा। इन्होंने कहा कि भारत में बहुत सारे कोर प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं, जिसको फिक्स करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है कि जो इनका वर्कफोर्स है भारत का, उसको एजुकेशन नहीं है, उसके पास स्किल्स नहीं है। उन्होंने कहा कि जो ग्रोइंग वर्कफोर्स है भारत का, वो डिविडेंड बनता, यानी भारत के लिए सपोर्ट सिस्टम बनता यदि वो एम्प्लॉयड होता, उसको नौकरी मिलती अच्छे जॉब्स में। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। और जी ये तो ट्रेजेडी है भारत के साथ जो इस वक्त हो रही है। पॉलिटिकल बयान पूर्ण रूप से। यहां वो कह रहे हैं कि भारत को तो सबसे पहले वर्कफोर्स को एम्प्लॉयबल बनाना होगा और फिर जाएंगे हम दुनिया भर में नौकरी ढूंढने। ये क्या बात कर रहे हैं? दोनों साथ साथ होगा, दोनों सिस्टम एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। वर्कफोर्स होगा, नौकरी आती है, नौकरी आती है, वर्कफोर्स क्रिएट होता है, दोनों चीजें आपस में इंटरलिंक्ड है। लेकिन ये कह रहे हैं नहीं जी, पहले तो हम एम्प्लॉयबल बनाएंगे वर्कफोर्स को, फिर जॉब्स ढूंढेंगे, फिर जॉब्स बनाएंगे, और ये जॉब्स बनाने का प्रोसेस 10 साल चलेगा। तब तक वो वर्कफोर्स की आधी वर्किंग लाइफ ऐसे ही निकल जाएगी। ये कैसी अजीब अजीब बातें कर रहे हैं जो लोगों के समझ के बाहर है। आप अगर इतना ही बढ़िया मॉडल बना दिए हैं तो आपके तो बड़े करीबी मित्र हैं जी यहाँ पे। आप तो यात्रा में भी जाते हैं और इनके अंदर में तो सरकारें भी हैं। हिमाचल प्रदेश में सरकार है, कर्नाटका में सरकार है, तेलंगाना में सरकार है। तो यहाँ पर आप जो ये हाइपर बोली कर रहे हैं, इस जो मॉडल आपने बनाया है, पहले वर्कफोर्स को हम एम्प्लॉयबल बनाएंगे फिर जॉब्स क्रिएट करेंगे, तो वहां पे इंप्लीमेंट कीजिए ना, कुछ कीजिए ना आप हिमाचल प्रदेश में। कर्नाटका केवल बेंगलुरु तक क्यों सीमित रह गया है? कर्नाटका का पूरा इकोनॉमी अगर आप देखें तो मोटा मोटी बेंगलुरु से ही आता है। बाकी जगह पे क्यों नहीं आपने एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया? और अगर आपको ये, अगर आपके अंदर ये दुष्फहमी है, अगर आपको लगता है ऐसा कि कर्नाटका में जो जॉब्स क्रिएट हुए बेंगलुरु में वो आपने किए, आपने नहीं किए। आईटी सेक्टर आया है, क्यों आया है? आपने उसके लिए कुछ नहीं किया। बेंगलुरु आज शहर का क्या हालत है जाके देखिए, किस प्रकार से क्लॉग कर चुका है। वो आपकी वजह से नहीं हुआ, वो बस इंडस्ट्रियल इनर्शिया से बना है। तो आपने वो भी क्रिएट नहीं किया है। हाँ, आज जरूर टैक्स वैक्स लेके उससे आप पैसे कमा रहे हैं, और पूरा कर्नाटका कहीं ना कहीं उस शहर के आईटी इकोसिस्टम से कहीं ना कहीं वो फंड पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो आप अगर इतना बढ़िया मॉडल बनाए हैं जिसमें पहले वर्कफोर्स बनाएंगे, फिर दुनिया भर के इन्वेस्टर को बोलेंगे वर्कफोर्स तैयार है, आओ इंडस्ट्री लगाओ, तो फिर तो भैया कठिन है। आप बना लीजिए ऐसा मॉडल, इन राज्यों में इंप्लीमेंट करके दिखाइए।
सबसे बड़ी समस्या रघुराम राजन जी को किससे है? भारत चिप मैन्युफैक्चरिंग में जो आगे बढ़ रहा है, ये बात तो देखी ही नहीं जा रही। अब चाइना, ताइवान, यहां से चिप मैन्युफैक्चरिंग हटेगी, भारत आएगी, तो किसी को तो समस्या होगी। यहां पे देखिए दोस्तों क्या हो रहा है, वो कह रहे कि गवर्नमेंट ना जी हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट्स जैसे चिप मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ही ज्यादा फोकस्ड है, एजुकेशन सिस्टम को फिक्स ही नहीं कर रही, वो साथ में चल रहा है साहब, लेकिन नहीं, इनको तो चाहिए बस चुनावी मुद्दा बनाना है। तो आगे वो कहते हैं कि देखिए भारत सरकार ने चिप मैन्युफैक्चरिंग में जो सब्सिडीज प्रोवाइड किया है, आज वो हायर एजुकेशन के बजट से भी अधिक है। सेमीकंडक्टर सेक्टर को जो सब्सिडीज भारत ने दिया है वो 9.1 बिलियन डॉलर का दिया है। हायर एजुकेशन में जो भारत खर्चा कर रहा है वो करीबन 6 बिलियन डॉलर का है। लेकिन एक बात ये यहां पे जो अच्छे से जानते हैं लेकिन लोगों को छुपाना चाह रहे हैं, वो ये है कि सेमीकंडक्टर बिजनेस में वंस इन अ जनरेशन अपॉर्चुनिटी आई है। जब दुनिया चाइना +1 ताइवान से सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को अलग अलग जगह मूव कराना चाह रही है, तो ये चाह रहे हैं उस अपॉर्चुनिटी को हम गवा दें। ये वो अपॉर्चुनिटी है, उसको टैप करने के लिए हमने सब्सिडीज प्रोवाइड किया है कि वो जो वंस इन अ जनरेशन अपॉर्चुनिटी है, जो आने वाले 30-40 साल तक हमारी इंडस्ट्रीज को क्रिएट करेगी, हमें आत्मनिर्भर बनाएगी, जॉब्स क्रिएट करेगी, उसके लिए हम जो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं वो भी गलत है। क्या 5 साल पहले ये सब्सिडी थी सेमीकंडक्टर के लिए? नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि मौका अभी आया है जब दुनिया ताइवान से, चाइना से अलग अलग जगह सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को शिफ्ट करना चाह रही है। लेकिन वो ये बात नहीं बताएंगे, यहां नंबर्स का खेल कर रहे हैं। और जहां तक बात है हायर एजुकेशन में 6 बिलियन है, तो इसको फर्दर इंप्रूव करना है, इसको इंक्रीज करना है, ये बात तो सब जानते हैं और प्रयास भी किया जा रहा है। कितने नए आईआईटीज, कितने नए एम्स खुल चुके हैं इस बीच में, जो क्वालिटी हायर एजुकेशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं, और मासेस के लिए भी ढेर सारे नए नए यूनिवर्सिटीज खुल रहे हैं, इसमें डाउट नहीं है। लेकिन यहां पर वो इस प्रकार का पूरा अगर आप देखें तो मुद्दा चला रहे हैं। तो टेक अवे क्या है दोस्तों? यही है दोस्तों, चुनावी समीकरण है, प्री इलेक्शन स्टंट है जो इन्होंने किया है। जो वार्निंग साइन इन्होंने दिया है, इसमें कुछ भी सब्सटैंशियल नहीं बोला है। ऐसा कुछ नहीं है जो कि शायद एक रोज अखबार पढ़ने वाले को ना मालूम हो, उसको भी मालूम है ये बातें। तो इसके लिए इकोनॉमिस्ट के मुंह से आके ये सारी बातें करना, इसमें केवल और केवल हाइपरबोली है कि ये सब बेकार है जी, ग्रोथ पे बिलीव करना बेकार है जी, आप 8% पे यकीन मत कीजिए, ये बेकार है, चिप में खर्चा मत कीजिए, बेकार है। तो यहाँ पे केवल और केवल हाइपरबोली आपको देखने मिल रही है, जो कि फ्रंट लाइन में इनकी बातों को छपवा दे दुनिया भर में और रघुराम राजन जी पर चर्चा हो जाए। एक तरफ तो मेरी भी गलती है कि इनको मैं ये प्लेटफॉर्म दे रहा हूं इन पर चर्चा करके, पर ठीक है, मुझसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म इन पर चर्चा कर रहे हैं। अखबार में, सोशल मीडिया में, न्यूज में तो ये प्लेटफॉर्म कुछ भी नहीं है। जब वो बंद कर देंगे तो हम भी हटा देंगे इनको कवर करना, ये बात तय है। तो दोस्तों इन्होंने जो ज्ञान दिया ना, बस और बस थ्योरेटिकल ज्ञान दिया है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये एनालिसिस और ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक जरूर कीजिएगा, इसको अलग अलग ग्रुप्स में अवश्य शेयर करें। भारत संवाद को सब्सक्राइब भी आप कीजिएगा, और आप चाहें तो हमें आर्थिक रूप से सपोर्ट कर सकते हैं। क्यूआर कोड है, गूगल पे, फोन पे के माध्यम से आप स्कैन करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप विदेश में हैं तो पेपैल के माध्यम से सपोर्ट करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है आपके सब्सक्राइब बटन को दबाना, आपके बेल आइकन को दबाना, और आपको और एक वीडियो का लिंक दिख रहा होगा, इसको भी अवश्य देखिएगा।